नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब पोते ने अपने दादाजी को रेलवे स्टेशन पर पापड़ बेचते देखा तो उसने अपने माँ बाप को सिखाया ऐसा सबक कि रात के 1 बजे माखन जी रसोई में डब्बे खोल खोल कर देख रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए। माखन जी के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। किसी भी डिब्बे में उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। माखन जी वापस आकर खुले आसमान के नीचे बिछी हुई चारपाई पर लेट गए। भूख के मारे नींद तो आ नहीं रही थी, तो कभी लेट जाते हैं तो कभी फिर से उठकर बैठ जाते और जल्दी से सुबह होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि बहू बेटे तो अंदर कमरे में एसी चलाकर आराम से सो रहे थे। गर्मियों के मौसम में माखन जी के कमरे में पंखा भी नहीं लगा था, इसलिए वह खुले आसमान के नीचे चारपाई बिछाकर ही सोते। कल रात में बहू बेटे अपने ऑफिस की पार्टी में गए थे, तो खाना पीना भी उधर ही से खाकर आए थे। माखन जी के लिए सुबह के 4 रोटियां भी रख के गए थे और माखन जी से कह गए थे कि रात को सुबह की बची हुई दाल के साथ रोटी खा लेना। माखन जी को तो सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह को खाने की आदत पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और कह दिया, ठीक है, मैं खा लूंगा। बहू बेटे के जाने के बाद माखन जी अपनी छड़ी उठाकर बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। रात को जब माखन जी को भूख लगी तो खाना खाने के लिए रसोई में गई, लेकिन उधर जाकर देखा तो बिल्लियां रोटियां खा रही थी और दाल को फैला दिया था। अब तो घर में माखन जी के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। रात को 10 बजे के बाद बहू बेटे अपने ऑफिस की पार्टी से वापस आए, लेकिन माखन जी की अपनी बहू से इतनी रात को कुछ खाने को बनाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए चुपचाप से अपनी चारपाई पर बैठे रहे और बहू बेटे आराम से अपना एसी चला करके कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, माखन जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह रसोई में डिब्बों को कंगाल रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही माखन जी की आंख खुल गई। देखा सामने रसोई में बहू रीना नाश्ता बना रही थी। नाश्ता देखकर माखन जी खुश होने लगे कि चलो आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर में रीना माखन जी को 1 कप चाय लेकर आई और बोली, जल्दी से चाय पीकर पूरे घर को साफ कर दो और रसोई में जो बर्तन पड़े हैं उनको भी साफ कर देना, क्योंकि अभी थोड़े देर में मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ। जल्दी से हाथ पैर चलाओ और सारे घर को साफ सुथरा कर दो। जरा सी भी देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम उनके सामने काम करके मुझे यह जताने की कोशिश करोगे कि मैं घर के सारे काम में तुमसे करवाती हूँ। बेचारे माखन जी बहू की बातों को सुनकर कुछ नहीं बोले और चुपचाप गरम चाय पी गए और अपने पेट की आग को गरम चाय से बुझा लिया। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद और रसोई के सारे बर्तन साफ करने के बाद माखन जी बहू से बोली, अब तो घर का सारा काम हो गया है बहू, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ नाश्ता बन गया हो तो खाने को दे दो। रात की रोटियां तो बिल्ली खा गई थी, इसलिए बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ,
गरम गरम नाश्ता देखकर झूठ बोलने लग गए हो। 4 रोटियां खाकर सोए हो और सुबह का गरम गरम नाश्ता देखा नहीं कि बस मुझे ही बुद्धू बनाने आ गए कि रोटियां बिल्ली खा गई। आपको झूठ बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती? अभी तुम्हें कोई नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक मेरे मायके वाले आकर नाश्ता नहीं कर लेती, कहीं उनको कम ना पड़ जाए। अगर कुछ बच जाएगा तो बाद में दे दूंगी, और अब इधर मेरे सर पर मत खड़े रहो। जाओ अपने कमरे में बैठो, और जब मेरे मायके वाले आए तो बार बार घर में घूमने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने कमरे में एक जगह बैठे रहना। माखन जी बहू की कड़वी बातों को सुन करके अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अपने बेटे से क्या कहूं। मेरा बेटा भी अपनी बहू की ही सारी बातें सुनता है। उसे तो अपने बूढ़े बाप की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। मैंने तो क्या क्या अपने बेटे के लिए किया था, लेकिन मेरा बेटा तो मुझे जैसे भूल ही गया है। अपनी पत्नी की ही सारी बातें सुनता है, कभी अपने बूढ़े बाप से नहीं पूछता है कि तुमने ठीक से खाया या नहीं, तुम ठीक हो या नहीं। उल्टा मुझ पर चिल्लाता ही रहता है। मैंने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया था। अरे था ही क्या मेरे पास, बस 2 कच्चे कमरों का घर था जिसमें एक बहुत बड़ा आंगन था और एक छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे मेहनत करके मैंने उस दुकान को बड़ा किया। 10 साल मेहनत करने के बाद मैंने उस छोटी सी दुकान को शोरूम में बदल दिया था और अपनी कच्चे घर की जगह एक बड़ा पक्का घर बनवा दिया था। साथ ही साथ मैंने अपने बेटे को बिजनेस की बारीकियां भी सिखाई। मेरा बेटा भी एक अच्छा व्यापारी बना। पढ़ाई खत्म होने के बाद बेटा मोहित मेरे साथ ही दुकान पर बैठने लगा। तब तो मेरी पत्नी भी थी। सही समय पर मेरे बेटे मोहित की शादी भी हो गई और बहू भी घर में आ गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। जब तक पत्नी साथ थी तब तक तो घर में सब कुछ बहुत बढ़िया था। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मुझे कुछ खाना पीना होता था तो मैं अपनी पत्नी से कह देता था, वो मेरे लिए बना देती थी। मेरे सारे काम मेरी पत्नी ही करती थी। मैंने कभी घर के काम नहीं किए। सिर्फ मैं अपनी दुकान पर बैठता था और अब पत्नी घर को संभालती थी। लेकिन मेरी पत्नी के जाने के बाद तो मेरी जिंदगी ही पलट गई। बहू बेटे का व्यवहार बदल गया। धीरे धीरे बेटे ने दुकान पर कब्जा कर लिया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। एक कमरे में मुझे बिठा दिया और कहीं आने जाने से मना कर दिया। और एक दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो बेटे ने दुकान से ही निकाल दिया और कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो, तबीयत भी खराब रहती है, अब काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, दुकान को मैं संभाल लूंगा। और मैं दुकान को बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। और मेरी पूरी दुकान पर कब्जा जमा लिया। अब तो मेरे पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होते थे और बेटा भी कभी 1 रुपया खर्च करने के लिए नहीं देता था। और घर में बहू मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। दुकान के काम करने के लिए तो मैं बूढ़ा हो गया था, लेकिन बहू घर के सारे काम करवाने लगी। पूरे घर की झाड़ू लगवाती और सारे झूठे बर्तन मुझसे ही धुलवाती। अगर मैं कुछ कहता तो घर में कलह कलेश कर देती।
इस कलह कलेश की वजह से मैं चुप रहता और चुपचाप काम करता रहता। साल दर साल बहू और बेटे का व्यवहार तो और भी खराब होता जा रहा था। मैं और भी बूढ़ा होता जा रहा था। लेकिन मेरे बेटे बहू को मुझ पर जरा सी भी दया नहीं थी। मेरे बेटे को भी एक बेटा हुआ जो बड़ा होकर बाहर पढ़ने चला गया। जब मेरा पोता छोटा था तो मेरा अपने पोते के साथ मन लगा रहता था। उससे बातें करता था, उसे कहानियां सुनाता था। शाम को उसके साथ पार्क में खेलने भी जाता था। लेकिन मेरे बेटे ने पोते को बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया और जब से पोता गया है तब से तो मेरा इस घर में दिल ही नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, भगवान ने जिंदगी दी है तो जीना तो है ही, कहाँ जाऊंगा। पोते के सामने बहू मुझसे घर के काम नहीं करवाती थी, लेकिन उसके जाने के बाद सारे काम करवाने लगी। तभी दरवाजे पर डोल बैल बजी और माखन जी अपनी यादों के भंवर से निकलकर बाहर आ गई। वो समझ गई कि बहू के मायके वाले आ गए, लेकिन बाहर निकलकर नहीं देखते क्योंकि बहू ने बाहर आने से मना किया था। बहू अपने मायके वालों के साथ अपने कमरे में बैठी हंसी ठहाके करती रही। 2 घंटे तक सब बातें करते रहते हैं। माखन जी बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब सब लोग खाना खाएं, उसके बाद उन्हें भी कुछ खाने को मिले। थोड़ी देर में सभी लोग अपने कमरे से निकल करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और सब खाना खाने लगते हैं। अब तो माखन जी का पेट भी भूख के मारे सूख कर काटा हो गया था। वो पानी से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जग में पानी नहीं था तो वे पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई में गए। बहू की माँ बोली, अब तेरे ससुर दुकान पर नहीं जाते हैं क्या? नहीं माँ, दुकान पर जाकर क्या करेंगे, कुछ काम धाम तो करते नहीं। बुढ़ा बूढ़ा हो गया है, पूरी दुकान का काम धाम तो मेरे पति ही संभालते हैं। बुढ़ा तो पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत कुछ काम धाम में उसे करा लेती हूँ, उसी के हिसाब से खाने को देती हूँ। मुफ्त का थोड़ी न खिला दूंगी बूढ़े को। माखन जी को बहू की बातों को सुन रहे थे। बहू की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि बहू ऐसे कह रही है जैसे मैं उसका खा रहा हूँ। अरे ये घर मेरा भी तो है, दुकान भी मेरी है, लेकिन बहू ऐसे बता रही है जैसे उसका कुछ ना हो। अचानक से माखन जी के हाथों से पानी का जग छूट गया और पूरी रसोई में चारों तरफ पानी फैल गया। खाने में भी पानी मिल गया। बहू भागकर रसोई में आई और पूरी रसोई में पानी पानी देखकर बुरी तरह तमतमाता हुआ माखन जी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम रसोई में क्या करने आए हो? मैंने बोला था अपने कमरे में बैठो। पूरी रसोई गंदी करके रख दी, अब चलो इसको साफ करो। बेटा भी पीछे से चिल्लाता है, पता नहीं क्यों पूरे घर में इधर से उधर घूमते फिरते हो, एक जगह बैठा नहीं जाता क्या? जब काम नहीं होता है तो रसोई में जाकर क्या कर रहे थे? फिर खाना खाने के बाद सभी लोग चले जाते हैं। माखन जी अपने लिए खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू कुछ खाने को दे दे, लेकिन बहू तो पूरी रसोई बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। माखन जी बहू को आवाज देते हुए बोली, बेटा कुछ खाने को हो तो दे दो, कल से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। बहू बेटा दोनों ही चिल्लाते हुए बोले,
आज तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। आज तुमने सारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करा दी है। जाकर अपने कमरे में लेट जाओ। अगर इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बेटा और बहू की इस तरह की बातें सुनकर माखन जी अंदर से पूरी तरह से टूट गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं, लेकिन उनसे अब और अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने साफी को अपने पेट से बांधकर अपनी छड़ी उठाकर अपने बचे हुए कुछ पैसे लेकर घर से बाहर निकल गए। बहू बेटे ने उनको जाते हुए भी देख लिया, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। माखन जी अपनी जेब में देखते हैं, जोड़ तोड़कर 500 ही पड़े थे। वह सोचने लगे इन 500 रुपए से क्या कर सकते हैं। भूख बड़ी जोर की लग रही थी, तो सबसे पहले उन्होंने 20 रुपए से कुछ खाने का लिया और अपने पेट की भूख शांत की। माखन जी हमेशा से ही एक सफल व्यापारी रहे हैं, तो उनका दिमाग भी एक बिजनेसमैन का ही है। 500 लेकर दिमाग लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं जिससे उनका पेट भरता रहे। बहुत सोच विचार करने के बाद वे बचे हुए पैसों से भुने हुए पापड़ के पैकेट खरीदते हैं और उन पापड़ के पैकेट को लेकर रेलवे स्टेशन पर जाकर बेचने लगते हैं। शाम तक उनके सारे पापड़ के पैकेट बिक जाते हैं और उनको 100 रुपए का फायदा भी हो गया। पहले माखन जी ने खाना खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर बहू तो कुछ खाने को देने वाली नहीं है, और घर वापस आ गए। अब तो माखन जी रोज यही करने लगे। उन्हें मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं थी। माखन जी बुढ़ापे में भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने हमेशा मेहनत करते ही पैसा कमाया था। सुबह घर के सारे काम करने के बाद माखन जी 4-5 घंटे के लिए पापड़ बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर निकल जाती। बहू बेटा भी उनसे कभी कुछ नहीं पूछते कि तुम इतने समय के लिए कहाँ जाते हो। उनके लिए तो और अच्छा था कि चलो बुड्ढा घर से गया। माखन जी के पास अपने खर्चे उठाने के लिए पैसे भी इकट्ठे हो जाते। उन्हीं पैसों से वे भरपेट खाना भी खा लेते और कुछ पैसे बचा भी लेते। 6 महीने बीत जाने के बाद एक दिन माखन जी का पोता जय अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद रेल से अपने घर वापस आ रहा था। तभी रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर अपने दादाजी पर पड़ी कि उसके दादाजी एक बड़ी सी टोकरी में पापड़ लेकर बैठे हैं और बेच रहे थे। उनको पसीना आ रहा था और अपनी साफी से पोंछ लेते। माखन जी का पोता जय उनके पास आया और नजदीक आकर देखने लगा कि यह तो सच में उसके दादाजी ही हैं। वो दादाजी के पैर छूता है और उनको गले लगाकर पूछता है कि आप इधर क्या कर रहे हो और आप पापड़ क्यों बेच रहे हो? इतनी उम्र में भी आपको पापड़ बेचने की क्या जरूरत पड़ी गई? दादाजी, मम्मी पापा कहाँ है? उन्होंने आपको ऐसे करने से रोका नहीं। अरे अब तो आप इतने बूढ़े हो गए हो, पूरी उम्र आपने काम किया है। अब आपकी बैठकर खाने की उम्र है और इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। अपने पोते की बातें सुनकर माखन जी फूट फूट कर रोने लगे और अपनी सारी बातें पोते को बता दी। जय अपने माता पिता की ऐसी करतूत सुनकर दंग रह गया और सोचने की वह अपने माता पिता को सबक सिखाकर रहेगा। उन्होंने मेरे दादाजी के साथ गलत व्यवहार किया। जय ने अपने दादाजी के लिए एक होटल में कमरा बुक कर दिया
और उसने अपने दादाजी की खाने पीने की सारी चीजें रख दी और कहा, आप इधर आराम से रहो, मैं रोज सुबह शाम आपसे आकर मिलता रहूंगा। आपको इधर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस कमरे में रहिए, खाने पीने का सारा सामान आपको मिलता रहेगा। उसके बाद जय अपने घर आया। घर आते ही उसने अपने मम्मी पापा से पूछा, दादाजी कहाँ हैं? घर में दिख नहीं रहे, कहीं गए होंगे, इधर ही कहीं फालतू का डोल रहे होंगे, कुछ काम धाम तो करते नहीं, बस घर में पड़े पड़े चारपाई तोड़ते रहते हैं। यह सब बातें सुनकर जय आश्चर्यचकित हो जाता है कि माँ दादाजी के बारे में किस तरह की बातें कर रही है। पापा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिला दी। 2 दिन तक माखन जी घर नहीं आए, लेकिन जय के माता पिता को अपने बूढ़े पिता के घर ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 4 दिन बाद जय अपने दादाजी के साथ कचहरी पहुंच गया और अपने माँ बाप के खिलाफ एक केस दर्ज करा दिया। वकील के हाथों अपने माता पिता को नोटिस भिजवाया। जब दोनों बेटा बहू उस नोटिस को पढ़ते हैं तो उनके माथे से पसीने छूटने लगते हैं और दोनों ही घबरा जाते हैं। 4 दिन से पिताजी घर नहीं आए हैं और उनकी इतनी हिम्मत कि हमें कोर्ट का नोटिस भेज दिया कि ये घर खाली कर दे और दुकान भी खाली कर दे, क्योंकि ये घर और दुकान उनका है, उन्होंने खरीदा है और उन्हीं के नाम है। इस पर बेटी बहू का कोई हक नहीं है। दोनों बेटे बहू माखन जी को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन माखन जी उनको कहीं नहीं मिलते। जय घर में बैठा बैठा अपने माता पिता के सारे व्यवहार के देख रहा था। 1 हफ्ते बाद जब दोनों घर और दुकान को खाली नहीं करते हैं तो माखन जी जय के कहने पर वकील के साथ घर आ जाते हैं और बहू बेटे से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि तुम दोनों मेरे घर को खाली कर दो, ये घर मेरा है। अगर तुम घर खाली नहीं करोगे तो मुझे पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। बेटा बहू तो माखन जी की बातों को सुन करके आग बबूला हो गई और बेटा अपने पिता की तरफ आगे बढ़ता हुआ उनकी कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे नोटिस भेजने की? लेकिन वो इससे आगे कुछ कह पाता कि पोता बीच में आकर अपने दादाजी को साइड से खड़ा कर दिया और सामने आकर बोला कि दादाजी वही तो मांग रहे हैं जो उनका है, आपसे तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। मुझे सब पता है, आप दोनों ने दादाजी को कितना परेशान किया है, उनको 2-2 दिन तक भूखा रखा है। अरे ये दुकान भी दादाजी की है और ये मकान भी दादाजी का है। आप लोगों ने सारी चीजें लेने के बाद भी उनको 2 वक्त का खाना नहीं दिया। कैसे बेटे बहू, मुझे तो शर्म आती है आप दोनों पर कि आप दोनों मेरे माता पिता हैं। यह सब बातें सुनकर दोनों पर घड़ों पानी पड़ जाता है। अब तो उन्हें अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। आपको पता भी है पिताजी कि दादाजी बाहर रेलवे स्टेशन पर पापड़ बेचते हैं। आपकी वजह से मम्मी दादाजी को ठीक से खाना नहीं देती, इसलिए दादाजी अपना पेट भरने के लिए स्टेशन पर पापड़ बेचते हैं। अगर आपके बुढ़ापे में मैं भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं, दुकान घर को छीन कर आपको भूखा रखूं, तो कैसा लगेगा? बात को बिगड़ता देख बेटा बहू दोनों माखन जी के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे।
मुझे माफ कर दो पिताजी, गलती हो गई। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आप घर पर आराम से रहिए। हम आपको अच्छे से खाने पीने को भी देंगे और घर का कोई काम भी नहीं कराएंगे, क्योंकि अब हम दोनों को अपना बुढ़ापा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए दोनों बेटे बहू माखन जी के हाथ पैर पकड़कर माफी मांग रहे थे। माखन जी अपने बेटे बहू को माफ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो घर चाहिए और ना ही दुकान। बस इतना चाहिए था कि बहू उनको घर पर उनकी अच्छे से देख रेख करे और कोई ताना ना दे, घर में कलह ना करे और भरपेट खाने को दे। इससे ज्यादा माखन जी को और कुछ भी नहीं चाहिए था। जय अपने माता पिता को चेतावनी देता हुआ कहता है, अगर मुझे जरा सी भी शिकायत आप दोनों से मिली तो यह आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। दादाजी को घर पर अच्छे से रहें। ये घर और दुकान सब कुछ दादाजी का ही है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। उन्हीं की प्रॉपर्टी उन्हीं से छीनकर उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा तो माँ सबका आना है। आज दादाजी बूढ़े हैं, कल आप लोग बूढ़े होंगे। अपना भी भविष्य आप सोचकर चलिए। दोनों अपने बेटे से माफी मांगते हैं। अब घर में सब अच्छे से रहने लगते हैं। बहू माखन जी का खूब अच्छे से ख्याल रखने लगी, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का। और माखन जी अब अपने घर में बड़े शान से रहने लगे। अब उन्हें पापड़ बेचने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं थी। जय अपने दादाजी के गले लग गया और कहता है, दादाजी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कह देना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और इसी शहर में मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ आइडिया भी आपसे लेता रहूंगा। दोनों दादा पोते खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ बेटा, अपने पोते की मैं पूरी सहायता करूंगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।